शांत हो जाओ। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हो गया? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अब कुछ लोग तो अपनी कहानी में लगे हुए हैं। इसकी आवाज़ बढ़ाओ, देखे आवाज़ बढ़ाओ इसकी। हाँ, अभी आएगी आवाज़। अभी मैंने कुछ काम की बात बोली भी नहीं है। अब आ रही है क्या? अभी भी नहीं आ रही? चलिए, आ रही है? हाँ, तो अब तक मैंने कोई काम की बात बोली भी नहीं है, ठीक है? अब बोलूँगा मैं। तो सभी को गुड आफ्टरनून, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ, जय शंकर। तो आप लोग सब बढ़िया हो, अच्छे हो, स्वस्थ हो एकदम? चलिए, तो क्या पढ़ाना है आज? हैं? कल कहाँ तक पढ़ा था? क्या पढ़ रहे थे अपन? विधानसभा अध्यक्ष की विशेष शक्तियां। विधानसभा अध्यक्ष की जब क्लास शुरू हो जाती है उसके बाद में अपनी जो पर्सनल बातें हैं वो बंद कर दिया कीजिए, ठीक है? और आप सब लोग जो है वो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो अपने आप में इस पद की मर्यादा को जो है ध्यान में रखा जाए कि हम आगे चल करके शिक्षक बनने वाले हैं और देश के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। और देश का भविष्य कम से कम इतना खराब तो नहीं होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति यहाँ पे बोल रहा है उस समय हम अपनी निजी बातें करें, ठीक है? तो न केवल आप देश का भविष्य हो बल्कि आपके हाथों में भी जो देश का भविष्य है वो आने वाला आगे चल करके। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि शिक्षक सामान्य नहीं होता है, निर्माण और प्रलय उसकी गोद में खेलते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक सामान्य नहीं होता है, निर्माण और प्रलय उसकी गोद में खेलते हैं। इस बात के बहुत गहरे मायने। यदि आप लोग चाहोगे तो वो व्यक्ति जो आपसे शिक्षा ग्रहण करेगा वो देश के निर्माण में योगदान करेगा, और यदि आप चाहोगे और इस प्रकार की शिक्षा आपने अपने विद्यार्थियों को दी तो देश के अंदर प्रलय का भी और विनाश का भी कारण बन सकते हैं, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो देश की जो भावी ऊर्जा है, एनर्जी है, उस एनर्जी को आप बल्ब बनाने में तब्दील कर सकते हो या उस एनर्जी का उपयोग आप परमाणु बनाने में कर सकते हो। उसका बम भी बन सकता है और बल्ब भी बन सकता है। ये डिपेंड किस पे करेगा? ये आपकी शिक्षा पे डिपेंड करेगा, आपके आदर्शों पे डिपेंड करेगा। तो कम से कम इतने संस्कार तो आपके अंदर होने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, मैं नहीं, कोई भी व्यक्ति आके बोले, आप में से भी अगर खड़ा होकर कोई यहाँ पर आके बोले, उस समय ये आपके संस्कार दिखने चाहिए कि आप उसकी बात को ध्यान से सुने, बीच में नहीं बोले। हाँ, ये पता नहीं ये कौन है, ये बोल रहे हैं आप संविधान के कलनायक हो। ये कलनायक क्या होता है? या तो आप बोलिए यहाँ पे खलनायक बोलिए। कुल मिलाकर के आपने मुझे विलेन घोषित कर दिया है। तो विधानसभा अध्यक्ष की विशेष शक्तियों के बारे में हम कल बात कर रहे थे। तो हमने कहा कि जो विधानसभा का अध्यक्ष है वो कोई विधेयक, धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका डिसीजन करता है। मैंने कल बताया आपको, एक तो होता है साधारण विधेयक। क्या होता है? साधारण विधेयक होता है। एक होता है धन विधेयक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मनी बिल। क्या बोलते हैं? दो प्रकार के बिल होते हैं, साधारण विधेयक और दूसरा होता है धन विधेयक। धन विधेयक जो होता है वो एक स्पेशल प्रकार का विधेयक होता है, इसको बोलते हैं मनी बिल। कैसा बिल होता है ये? भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 207 है, कौन सा आर्टिकल? 208 के अंदर है, क्योंकि उसमें 109 और 110 के अंदर दिया हुआ है, केंद्र के अंदर। तो इसमें 208 के अंदर
धन विधेयक की प्रोसेस दी हुई है, प्रक्रिया दी हुई है। ये धन विधेयक हमेशा विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। जैसे राजस्थान में तो केवल विधानसभा ही है, अगर विधान परिषद भी होती तो भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, धन विधेयक को हमेशा विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे कि केंद्र सरकार है तो केंद्र के अंदर कोई धन विधेयक वो हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, राज्यसभा में बाद में पेश किया जाएगा। पहले कहाँ पेश किया जाएगा? पहले उसको लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर राज्य के अंदर कोई धन विधेयक है उसको हमेशा विधानसभा के अंदर ही पहले प्रस्तुत किया जाएगा। और अब ये धन विधेयक होता क्या है? धन विधेयक का मतलब कोई भी ऐसा बिल, कोई भी ऐसा विधेयक जिसमें इस प्रकार की कोई संरचना या कोई व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें कि खर्चे का अनुमान है या जिसमें खर्च लग सकता है, जिसमें पैसे के लेन देन की बातें हो रही है। जैसे कि आपने 2011 में देखा होगा, वर्ष 2011 के अंदर एक मूवमेंट चला था, अन्ना आंदोलन। नाम सुना है सभी ने? अन्ना हजारे की अध्यक्षता में पूरे भारत के अंदर एक आंदोलन चला, अन्ना आंदोलन। किस लिए चला था? लोकपाल के लिए। किसके लिए? लोकपाल बिल के लिए, कि सरकार को जो है एक लोकपाल की स्थापना करनी चाहिए। किसकी स्थापना करनी चाहिए? लोकपाल की स्थापना करनी चाहिए। और ये जो लोकपाल होगा, ये लोकपाल भारत के जितने भी मंत्री हैं उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, और जितने भी अधिकारी हैं उन सभी अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जांच करेगा। चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य है, या फिर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो आईएएस है चाहे आरएएस है, कोई भी अधिकारी है, सबके भ्रष्टाचार की जांच कौन करेगा? ये लोकपाल करेगा। इस लोकपाल के अधीन सभी संस्थाएं होगी, जिसके अंदर आपकी सीबीआई भी होगी, जिसके अंदर आपकी ईडी भी होगी। ये संस्थाएं भी किसके अधीन होगी? लोकपाल के अधीन होगी। यानी कुल मिलाकर के भारत में जांच करने वाली जो एजेंसियां हैं उसमें सबसे सुपर पावर कौन होगी? लोकपाल होगी। तो ये लोकपाल की स्थापना करने के लिए 2011 में जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का नाम था लोकपाल आंदोलन। और ये जो लोकपाल आंदोलन है, इसके तहत लोकपाल की स्थापना के लिए संसद में कौन सा बिल लाया गया? लोकपाल बिल लाया गया। कौन सा बिल लाया गया? लोकपाल बिल लाया गया। अब यह बिल धन विधेयक है, यह साधारण विधेयक है, इसकी जांच की जाएगी कि ये बिल कैसा है, साधारण विधेयक है या धन विधेयक है, इसकी जांच की जाएगी। और इसकी जांच कौन करेगा? तो लोकसभा में करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, और विधानसभा में कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। अब देखिए, ये धन विधेयक है अथवा नहीं, इसकी जांच कैसे की जाएगी? तो जब भी लोकपाल की स्थापना की जाएगी, इसका मतलब है कि आपको लोकपाल के लिए एक भवन की आवश्यकता पड़ेगी। आप एक भवन का निर्माण करोगे तो भवन का निर्माण करने के लिए आपको क्या चाहिए? धन की आवश्यकता होगी, पैसे की आवश्यकता होगी। दूसरा, उस लोकपाल के भवन के अंदर और लोकपाल का कार्य संचालन करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, अधिकारियों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फर्नीचर वगैरह है, आपकी स्टेशनरी वगैरह है, गाड़ियां हैं, बहुत सारी जो तामझाम है, उनके लिए आपको खर्चे की आवश्यकता पड़ती है, धन की आवश्यकता पड़ती है। कुल मिलाकर के ये जो बिल है, इस बिल के अंदर धन की बात की गई है, इसलिए कैसा विधेयक होगा? ये धन विधेयक होगा। और ये विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। और विधानसभा में कौन करेगा? तो ये स्पेशल पावर किसके पास है? ये विधानसभा के अध्यक्ष के पास है। वो अगर चाहे तो इसको कह देगा कि ये धन विधेयक है, और वो अगर कह दे कि नहीं ये धन विधेयक नहीं है, ये साधारण विधेयक है, तो वो साधारण विधेयक होगा। इसके निर्णय को किसी भी न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जाएगी, उसका निर्णय अंतिम होगा, उसका विनिश्चय अंतिम होगा। तो मैंने कल आपको ये लिखाया था, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। दूसरा, मैंने एक और विशेष शक्ति आपको लिखाई होगी कि दल बदल के संबंध में अंतिम निर्णय करता है। दल बदल के संबंध में अंतिम निर्णय करता है। अब ये दल बदल क्या होता है? दल बदल, दल का मतलब होता है पार्टी। दल का मतलब क्या होता है? पार्टी। बदल का मतलब होता है बदलना। तो भारत जब आजाद हुआ, आजादी के बाद में हुए चुनाव के बाद में पार्टियां बनना शुरू हुई। कांग्रेस पार्टी, जनसंघ पार्टी, या और भी खूब सारी पार्टी, जनता पार्टियां हैं, खूब सारी पार्टियां बनी। लेकिन कुछ समय के बाद में राजनीति के अंदर विसंगतियां आनी शुरू हो गई। यानी कोई भी विधायक या सांसद
किसी और चुनाव चिन्ह से किसी और पार्टी से चुनाव जीत करके आता और चुनाव जीतने के बाद में अपनी पार्टी क्या कर लेता, चेंज कर लेता, परिवर्तन कर लेता। यानी जनता ने किसी व्यक्ति को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जिताया, चुनाव जीतने के बाद में उसने भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ पार्टी ज्वाइन कर ली, या उसको बीजेपी के चुनाव पर जिताया और उसने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। उस समय बीजेपी नहीं थी, लेकिन आपके जनसंघ था, आपकी जनता पार्टी थी, तो जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत के आया और पार्टी कौन सी चेंज कर ली, आपकी कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कहने का मतलब है कि चुनाव जीतने के बाद लोगों ने पार्टियां चेंज करना शुरू कर दिया। ये एक तरह से लोकतंत्र के ऊपर प्रहार है और ये जनता की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ है कि जनता ने आपको जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जितवा करके भेजा, आपने बिना जनता की अनुमति लिए, बिना जनता से पूछे चुनाव जीतने के बाद में पार्टी चेंज कर ली। तो ये बहुत बड़े स्तर पर होने लग गया। हरियाणा में तो एक मंत्री था, उसने एक ही दिन में 7 बार पार्टी चेंज की। वो सुबह 7 बजे कांग्रेस में था, 9 बजते बजते वो बीजेपी में आ गया, 11 बजे वो चला गया जनता पार्टी में, 1 बजे वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, 3 बजे बहुजन समाजवादी पार्टी, 5 बजे वो चला गया तृणमूल कांग्रेस में और शाम को 7 बजते बजते वापस कांग्रेस में आ गया। तो उस पार्टी का नाम, उस व्यक्ति का नाम ही क्या पड़ गया, आयाराम गयाराम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया, आयाराम गयाराम। तो जब इतने बड़े स्तर पर दल बदल होने लग गया तो फाइनली 1985 में राजीव गांधी की सरकार एक संविधान संशोधन करती है, एक बिल लेकर के आती है, 52वां संविधान संशोधन। कौन सा, 52वां संविधान संशोधन लेके आती है। 1900 कहीं पर 85 लिखा हुआ है, कहीं पर 86 लिखा हुआ है। तो 52वां संविधान संशोधन 1986 के तहत राजीव गांधी की गवर्नमेंट संविधान में संशोधन करती है। संविधान में एक अनुसूची जोड़ती है, एक संविधान में क्या जोड़ती है, अनुसूची। और कौन सी अनुसूची जोड़ती है, अनुसूची 10। और अनुसूची 10 के अंदर कुछ प्रावधान डाले गए, उन प्रावधानों को हम कहते हैं दल बदल विरोधी कानून। क्या बोलते हैं, दल बदल विरोधी। यानी इसमें कुछ जो है लॉज बना दिए गए, कुछ नियम बना दिए गए, कुछ कानून बना दिए गए कि यदि कोई व्यक्ति दल बदल करता है तो उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई की जाएगी। ये सब कुछ किस में लिखा हुआ है, 10वीं अनुसूची में लिखा हुआ है। अब इसमें किस व्यक्ति को माना जाएगा कि उसने दल बदल किया अथवा नहीं किया। तो यदि कोई व्यक्ति चुनाव से पहले पार्टी चेंज करता है तो उसको दल बदल का विरोधी नहीं माना जाएगा। ठीक है, चुनाव से पहले वो चाहे जितनी पार्टियां चेंज कर सकता है, लेकिन जिस चुनाव चिन्ह पर जीत कर आया है, जिस पार्टी से उसने चुनाव जीता है, वो चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक उसी पार्टी में रहेगा। यदि उन 5 सालों में उस व्यक्ति ने पार्टी बदली, पार्टी चेंज की, तो वह दल बदल कानून का दोषी माना जाएगा और ऐसे व्यक्ति की सदस्यता रद्द हो जाएगी। यानी यदि वह विधायक है तो बाद में विधायक नहीं रहेगा, उसको दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा। और यदि वह सांसद है तो उसकी सांसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, उसको दोबारा से चुनाव। अब ये डिसीजन कौन करता है कि किसी व्यक्ति ने दल बदल किया अथवा नहीं किया? ये डिसीजन लोकसभा में करता है लोकसभा का अध्यक्ष, और राज्यों में कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा अध्यक्ष का इस संबंध में जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है, वो सर्वमान्य होता है। बात समझ में आ रही है? तो विधानसभा अध्यक्ष के पास शक्ति होती है दल बदल करने का। हालांकि इसमें अनुसूची के अंदर खूब सारी बातें लिखी हुई है कि यदि पार्टी चुनाव जीतने के बाद में यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी बदलते हैं, यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं, ऐसी कंडीशन में उसको दल बदल नहीं माना जाएगा। जैसे अभी महाराष्ट्र में हुआ था, है राजस्थान में कहाँ हुआ? पहले हुआ था, अभी का बता रहा हूँ, लेटेस्ट बता रहा हूँ आपको। राजस्थान में तो ये 2 बार हो गया। 2008 में जब अशोक गहलोत की सरकार बनी थी, उस समय भी बसपा के, बहुजन समाज पार्टी के सभी 6 विधायक आपके कांग्रेस में आ गए थे। 6 जीत के आए थे उसके, बसपा के 6 विधायक जीत करके आए और 6 के 6 विधायक किस में चले गए? कांग्रेस में चले गए। इसका मतलब है कि 100% किस में चले गए? कांग्रेस में चले गए। तो बसपा के इन विधायकों के ऊपर दल बदल का कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि सभी के सभी विधायक चले गए। यदि मान लीजिए 6 का 2 दिया है, कितना होता है? कितना होता है? 4। तो यदि 4 से अधिक सदस्य चले जाते हैं तो दल बदल नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि इन 6 में से केवल 3 ही जाते, 6 में से केवल 3 ही पार्टी चेंज करते, बाकी 3 पार्टी चेंज नहीं करते,
तो इन तीनों के ऊपर दल बदल कानून लगता और इन तीनों की विधायक की सदस्यता समाप्त हो जाती। ये का यह अभी महाराष्ट्र में हुआ था, जहां पर जो शिवसेना है उस शिवसेना के दो टुकड़े हुए, एक तो उद्धव ठाकरे और एक एकनाथ शिंदे। और एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पार्टी के, जहां तक मुझे याद है, 60 से अधिक विधायक है, 60 से अधिक विधायकों को तोड़ करके और करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनके खिलाफ दल बदल का कानून लागू नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये दल बदल का जो कानून है ये कब बना था? 52वें संविधान संशोधन 1986 के द्वारा। और किस अनुसूची में इसके तहत प्रावधान है? अनुसूची 10। 10 से याद रखना, 10 से दल बदल, 10 से क्या होगा? दल बदल होगा। ठीक है, तो ये दल बदल से संबंधित जो निर्णय है वो निर्णय कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। इसके अलावा आपको एक और शक्ति लिखाई थी मैंने, क्या लिखाई थी? हाँ, दोनों पक्षों में जब मत बराबर हो जाते हैं, वोट बराबर हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में विधानसभा अध्यक्ष के पास शक्ति है कि वो निर्णायक मत दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि दो पक्ष है, किसी भी प्रस्ताव को लेकर के, किसी प्रस्ताव के ऊपर जब वोटिंग करवाई गई तो वोटिंग के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट क्या हो गए? बराबर हो गए, सिमिलर हो गए। ऐसी कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट दे सकता है और वो वोट जिस पक्ष में देगा, जिसके पक्ष में वो वोट करेगा, वही पक्ष बाद में उस प्रस्ताव को पास करवा लेगा। बात समझ में आ रही है? निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? विधानसभा अध्यक्ष के पास। तो ये हमने इसकी विशेष शक्तियां पढ़ी थी। एक इसकी विशेष शक्ति और है, लेकिन राजस्थान में लागू नहीं होती है। वो होता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना। जिस प्रकार से सेंटर के अंदर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक होती है, अनुच्छेद 108 के तहत भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को आहूत करता है, बुलाता है। तो बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आवाज चली गई क्या? ये भी चले गए यहां से। इनको बुलाओ, कहाँ है? बिल्कुल नहीं आ रही क्या? है? अब माइक की समस्या है क्या? अब आ रही है क्या? बैटरी डाउन हो गई? बुलाओ, देखिए उनको बुलाओ। यहाँ कहाँ बैठे हुए? तो नहीं है? तो मैं ऐसे आपको इशारों में पढ़ाऊँ क्या? इशारों में पढ़ाऊँ? मैं समझ में नहीं आ रहा है। अरे कभी आपने ऐसी मूवी देखी है क्या जिसमें आवाज नहीं आती है? नहीं देखी? आवाज में क्या दिक्कत है? बैटरी डाउन हो गई इसकी। अब सही आ रही है एकदम? वाह।
एक मिनट, अब वापिस इधर उधर कौन आए तो इसमें थक जाऊंगा मैं। इधर अपन क्या पढ़ रहे थे, संयुक्त अधिवेशन। तो सेंटर में जब लोकसभा और राज्यसभा के मध्य किसी प्रस्ताव को लेकर के टकराव हो जाता है, ऐसी कंडीशन में अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को आहूत करता है, बुलाता है। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का। वैसे ही राज्यों के अंदर व्यवस्था है कि जब विधानसभा और विधान परिषद में किसी प्रस्ताव को लेकर के टकराव हो जाता है, ऐसी कंडीशन में राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक बुलाता है। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता हमेशा विधानसभा का। लेकिन राजस्थान में इसकी नौबत ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान में केवल एक ही सदन है, विधानसभा, और उसकी अध्यक्षता हमेशा कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। इसलिए ये विशेष रूप से 3 शक्तियां ही हम इसके अंदर लिखेंगे। तो कौन कौन से आर्टिकल कल हमने पढ़े थे विधानसभा अध्यक्ष के? 178, 79, 80 और 80। और विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का हमने चुनाव पढ़ लिया कि चुनाव कैसे होता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, और साथ में जब इनके ऊपर हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है, ऐसी कंडीशन में ये पीठासीन अधिकारी नहीं होते हैं। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। अब हम विधानसभा में 2-3 आर्टिकल और हैं जो कि हम पढ़ लेते हैं। जैसे एक इसमें आर्टिकल है 198। कौन सा है? अनुच्छेद 198। और अनुच्छेद 198 में है विधानसभा सदस्यों की शपथ। क्या है? विधानसभा सदस्यों की शपथ। विधानसभा सदस्यों की शपथ है, ठीक है। आर्टिकल 99 के अंदर है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की शपथ। और 99 में अगर आप 89 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 198 आएगा। और 198 में विधानसभा सदस्यों की शपथ का उल्लेख किया गया है। तो इनको शपथ कौन दिलाता है? विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो विधानसभा के सदस्यों को राज्यपाल दिलाता है, अथवा राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाता है। सदस्यों को शपथ या तो राज्यपाल दिलाएगा या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति। और राज्यपाल जो है वास्तव में शपथ खुद दिलाता ही नहीं है। जैसे ही इसको पता चला कि अच्छा मैं किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता हूं क्या, इसके बाद में राज्यपाल व्यक्ति को नियुक्त करना इन्होंने शुरू कर दिया। क्योंकि राज्यपाल की इतनी श्रद्धा नहीं होती है कि वो 200 विधायकों को एक को शपथ दिलाए। राज्यपाल को आराम भी करना होता है, ठीक है, उसको लंच भी करना होता है, ब्रेकफास्ट भी करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। इसलिए राज्यपाल क्या करता है? किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देता है और वह व्यक्ति बाद में विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। अब राज्यपाल किसको नियुक्त करेगा? तो राज्यपाल जिस व्यक्ति को नियुक्त करता है वह व्यक्ति विधानसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। क्या होता है? विधानसभा का सबसे वरिष्ठ मेंबर होता है, सबसे वरिष्ठ सदस्य या वरिष्ठतम सदस्य होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। प्रोटेम स्पीकर के बारे में मैंने कल लिखा दिया था आपको, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर के 2 काम होते हैं। एक काम तो होता है विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना, और दूसरा काम होता है विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव करवाना। जैसे ही अध्यक्ष का चुनाव करवा लेते हैं, इसके बाद में प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ये आर्टिकल 198 विधानसभा सदस्यों की शपथ। इसके बाद है आर्टिकल 199 100 और 199 में क्या है? गणपूर्ति है। क्या है? गणपूर्ति, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरम। क्या बोलते हैं? कोरम जो शब्द है ज़रा प्रचलित है, ठीक है, हालांकि इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन इस गणपूर्ति के संदर्भ में कोरम शब्द अधिक प्रचलित है। क्या हुआ? अरे मैं 198 में आ गया क्या? ये 188 है, ये 188 है भाई, और ये
89 है। ठीक है, अपन थोड़ा ज़्यादा जंप कर गए इसमें। अब देखिए जो 100 आपके 89 है, 189 है, 189 में क्या है? गणपूर्ति या कोरम है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कोरम बोलते हैं, कोरम, या इसको बोलते हैं गणपूर्ति। अभी गणपूर्ति क्या होती है? गणपूर्ति किसे कहते हैं? तो किसी भी सदन को या किसी भी सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या को कोरम या गणपूर्ति कहा जाता है। जैसे कि विधानसभा की कार्यवाही है, तो विधानसभा की कार्यवाही को संचालित करने के लिए उसमें कुल जितने सदस्य हैं उन सदस्यों का कम से कम 1/10वां भाग यानी 10% सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। ये नियम किसमें है? लोकसभा में है। लोकसभा के अंदर भी गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? 1/10 होनी चाहिए। यानी कुल जितने मेंबर है, जैसे मान लीजिए लोकसभा है, लोकसभा में कुल सदस्य कितने होते हैं? 543। कितने होते हैं? 543। उसका अगर हम करेंगे 10% तो कितना आएगा? 55 सदस्य। यदि किसी बैठक में 55 सदस्य उपस्थित हैं तब तो लोकसभा का अध्यक्ष उस कार्यवाही को आगे संचालित करेगा। और यदि किसी बैठक में 55 से भी कम सदस्य उपस्थित होते हैं तो ऐसे बैठक को लोकसभा का अध्यक्ष निलंबित कर सकता है, उसको स्थगित कर सकता है। ये सेम घटना कहाँ पे होती है? राज्यों में होती है कि राज्य की विधानसभा के अंदर यदि 1/10 यानी कितने हुए? 20। राजस्थान की विधानसभा की किसी भी बैठक के अंदर यदि 20 से कम मेंबर है, 20 से कम सदस्य उपस्थित होते हैं तो ऐसी कंडीशन में विधानसभा का अध्यक्ष उस बैठक को स्थगित कर सकता है। तो गणपूर्ति का मतलब क्या होता है? पहले ये लिखेंगे। गणपूर्ति का मतलब होता है किसी सदन की बैठक की कार्यवाही को संचालित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? न्यूनतम सदस्यों की संख्या को क्या कहते हैं? गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। तो एग्जाम में सवाल पूछा गया, गणपूर्ति होती है या कोरम होता है? क्या होता है? तो किसी सदन की बैठक की कार्यवाही को संचालित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य की संख्या को क्या कहते हैं? गणपूर्ति कहते हैं। अब ये गणपूर्ति विधानसभा में कितनी होती है? तो विधानसभा में आपको ध्यान रखना है, विधानसभा की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? 1/10 भाग, 1/10 भाग, या इसको हम कह सकते हैं 10%। एक ही बात है, 1/10 भाग कहा जाए या 10% कहा जाए, एक ही बात है। तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की विधानसभा में गणपूर्ति कितनी होगी? राजस्थान में कुल सदस्य कितने हैं? 200। और 200 का जब हम 10% निकालेंगे तो राजस्थान की विधानसभा में गणपूर्ति कितनी आ जाएगी? 20 सदस्य। इसका मतलब है कि राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए कम से कम बैठक में कितने मेंबर आने चाहिए? 20 मेंबर आने चाहिए, तभी उस बैठक की कार्यवाही को आगे चलाया जाएगा। और यदि 20 से कम मेंबर आते हैं, अगर मान लीजिए किसी दिन 18 मेंबर ही आए, 18 लोग ही आए, तो ऐसी कंडीशन में विधानसभा का अध्यक्ष उस बैठक को स्थगित कर देता है, उसको वहीं पर रोक देता है या कुछ समय के लिए उसको आगे बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये लाइन नीचे लिखनी है आपको। पहले यहां तक जब आप लिख लें तो मुझे बता दें, उसके बाद आगे लिखाऊंगा मैं। आपको लिखने का पूरा मौका दिया जाएगा, क्योंकि शिकायत है कि लिखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। विद्यार्थी की संतुष्टि हमारा परम ध्येय है।
तो आप आराम से जब लिख लो तो मेरे को बता देना। अरे सारे एक एक लिखने के बाद मत बोलना, एक ने लिख लिया कि लिख लिया सर, फिर एक बोलेगा नहीं लिखा सर। मैं देख रहा हूँ यहाँ से कौन कौन लिख रहा है, ठीक है। जैसे ही सबके हाथ लिखने बंद हो जाएंगे तब मैं मान लूँगा कि आपने लिख लिया। अंतिम समाज के अंतिम व्यक्ति को भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि सरकार का उद्देश्य क्या होता है कि अंतिम से जो अंतिम व्यक्ति होता है वहाँ तक योजनाओं का लाभ पहुँचे। तो आप में से कौन कौन है जो कि समाज की मुख्य धारा से बाहर है? पीछे वाले बाहर कैसे? अभी पीछे वाले तो मेरे सबसे फेवरेट होते हैं, जो बैक बेंचर होते हैं वो सबसे फेवरेट होते हैं मेरे, क्योंकि समाज का जो बाहर होता है वो उन्हीं के कंधों पे होता है। लिख लिया होगा अब तो। विधानसभा और राज्यसभा, अब देखो सवाल सुनो। अब सवाल ये है कि विधानसभा और राज्यसभा अलग अलग होते हैं क्या? अरे ये इनका प्रश्न नहीं है, ये मैंने कईयों से सुन लिया। कईयों की कन्फ्यूजन है कि ये राज्यसभा राज्य में होती है कि केंद्र में होती है। तो उनको लगता है नाम से ही कि राज्यसभा है, इसका मतलब कहाँ होगी? राज्य में होगी। और ये विधानसभा पता नहीं कहाँ होती है। तो भाई विधानसभा जो होती है वो राज्य का एक सदन होता है, राज्य का एक सदन होता है। और राज्यसभा जो है वो केंद्र का सदन होता है, दोनों अलग अलग है। अगर किसी के यही पल्ले नहीं पड़ रहा है ना कि विधानसभा राज्यसभा क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको तैयारी करनी चाहिए कंपटीशन एग्जाम की, क्योंकि उसके डाउट पूरे होते होते 10 साल लग जाएंगे। वो शुरू करेगा तैयारी 20 साल की उम्र में, और 35 होते होते समझ में आएगा उसके कि विधानसभा क्या है, राज्यसभा क्या है। इतनी बुरी कंडीशन भी है क्या आप लोगों की? आप में से किसी की नहीं है ना? एक तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस दिन कोर्स शुरू करता हो ना उसी दिन की पूरा कब होगा ये बताओ। तो अभी तो शुरू हुआ है, लिख लिया होगा। जिसने नहीं लिखा हाथ खड़ा करो एक बार। चलो ये पीछे किसने हाथ खड़ा किया है? अब यदि मान लीजिए किसी दिन कार्यवाही में किसी बैठक के अंदर 10% सदस्य उपस्थित नहीं हुए तो क्या किया जाएगा? तो यदि लिखेंगे यदि किसी बैठक में 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो विधानसभा का अध्यक्ष बैठक को स्थगित कर सकता है। क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है। स्थगित का मतलब क्या होता है? डेट को आगे बढ़ाना कि ये बैठक आज नहीं होगी, आज के 2 दिन बाद में। आपने कोर्ट में सुना होगा द कोर्ट इज एडजर्न, आपने सब सुना है एडजर्न का। इसका मतलब है कि कोर्ट की कार्यवाही को 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए रोका जाता है, स्थगित किया जाता है। वैसे ही जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है, विधानसभा का अध्यक्ष भी उसकी बैठक को स्थगित कर सकता है। एग्जाम में देखो आपको सवाल पूछा जाएगा, एक तो होता है बैठक को आहूत करना। क्या होता है? बैठक को आहूत करना, और एक होता है बैठक को स्थगित करना। दोनों में फर्क है। एक तो होता है बैठक को आहूत करना, आहूत का मतलब होता है बैठक बुलाना, ठीक है, या सत्र को आहूत करना या सत्रावसान करना। सत्रावसान करना यानी सत्र को समाप्त करना, और विधानसभा को भंग करना। ये तीनों अधिकार किसके पास होते हैं? ये राज्यपाल के पास होते हैं। राज्यपाल किसी बैठक को आहूत कर सकता है या किसी सत्र को आहूत कर सकता है, उसका सत्रावसान यानी उसको समाप्त कर सकता है, और विधानसभा को भंग कर सकता है। लेकिन बैठक को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? ये विधानसभा के अध्यक्ष के पास है। ये बात आपको एकदम अपने माइंड में क्लियर करनी है
विधानसभा को बुलाता कौन है? बैठक को बुलाता कौन है? बैठक को बुलाने का अधिकार राज्यपाल का है, और बैठक को समाप्त करने का अधिकार भी किसके पास है? राज्यपाल के पास है। लेकिन उसको स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? स्थगित करने का अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष के। तो ये आर्टिकल 174 में लिखा चुका हूं, सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना और विधानसभा को भंग करना या उसका विघटन करना, आर्टिकल 174 लिखाया हुआ है, वो शक्ति है राज्यपाल की, जबकि ये शक्ति किसकी है? विधानसभा के अध्यक्ष की। अब मैंने यहां पर बात की गणपूर्ति की, कि गणपूर्ति विधानसभा में कितनी है? 1/10। तो गणपूर्ति के संबंध में 2-3 फैक्ट्स है जो कि आपको ध्यान में होने चाहिए। एक तो मैं बात करूं, जब भी विधानसभा अध्यक्ष की, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और गांवों में है ग्राम सभा। गांवों में क्या है? इन सभी के लिए, इन सभी की बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? 1/10 होनी चाहिए। जिसके भी नाम के पीछे सभा लगा हुआ है, वो चाहे लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है या ग्राम सभा है, जिसके भी नाम के पीछे सभा लगा हुआ है उसके लिए गणपूर्ति कितनी होगी? 1/10। इसके अलावा जितने भी निकाय हैं, जैसे कि आपके गांव में है ग्राम पंचायत, गांव में क्या है? ग्राम पंचायत है, आपके पंचायत समिति है, पंचायत समिति होती है। इसके अलावा आपके जिला परिषद होती है, जिला परिषद। ये ग्रामीण स्वशासन की 3 इकाइयां हैं, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर आपके खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसके अलावा आपके होती है शहरों में, और शहरों में क्या होती है? नगर पालिका होती है, नगर पालिका होती है। इसके अलावा आपके थोड़ी सी अगर जनसंख्या अधिक होती है नगर परिषद, और कोई बड़ा शहर होता है जहाँ की जनसंख्या और अधिक होती है वहाँ पर होता है नगर निगम होता है। इन सभी के लिए जो गणपूर्ति होती है, इन दोनों के लिए वो कितनी होती है? 1/3 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जिसके भी नाम के पीछे सभा लगा हुआ है, विधानसभा के लिए पूछा जाए, राज्यसभा के लिए पूछा जाए, लोकसभा के लिए पूछा जाए और ग्राम सभा के लिए पूछा जाए कि इनकी गणपूर्ति कितनी होगी, तो गणपूर्ति कितनी करनी है? 1/10। जबकि इसके अलावा किसी के बारे में पूछे आपको, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनके लिए गणपूर्ति पूछी जाए तो गणपूर्ति कितनी होगी? 1/3 होगी। ये ध्यान रखना, इसको नोट भी कर लो। गणपूर्ति के संबंध में एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं। अरे हाँ, वो कहाँ गई पर्ची? लाओ, इधर लाओ। अरे ये रे, लो सवाल पूछे गए और नीचे बाई कैलाश भी लिखा हुआ है। सवाल है कि कार्यवाहक राज्यपाल कितने रह चुके हैं? अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल कौन है और कौन से मुख्यमंत्री पद के बाद राज्यपाल रहे? तो आपको नोट्स नहीं मिले हुए क्या? राज्यपाल की सूची और मुख्यमंत्री की सूची आपको नहीं मिली हुई क्या? कल मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा फाइनली। इसमें राज्यपाल की सूची है, उसमें सब लिखा हुआ है कि कौन कौन कार्यवाहक रह चुके हैं, किन किन के पास में अतिरिक्त प्रभार रह चुका है। ठीक है, पूरी सूची है। आप तक जितने भी 42 लोग बने राज्यपाल, उसकी पूरी सूची और मुख्यमंत्रियों की पूरी सूची मिल जाएगी आपको अलग से। ठीक है, अगर मिले हुए हैं, जिनके पास नोट्स हैं उनको तो नहीं लेना है। किस किस के पास है पहले से?
एसएसटी वालों को मिले हुए होंगे मेरे हिसाब से, जिनके विषय एसएसटी है उनके पास तो नोट्स होंगे। तो एक बार हाथ खड़े कीजिए जिनके पास पॉलिटी के नोट्स है, वो एक बार हाथ खड़े करो। उनको वो फाइल नहीं लेनी है, ठीक है। 2 ही पेज है केवल, जिसमें राज्यपाल है और मुख्यमंत्री है, तो बाकी को कल प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। बाकी मैं आपको बताऊं, भले आप सवाल तो बनाने को कितने भी बना सकते हैं अपन, बाकी सवाल ऐसे बनाए जाए जो कि एग्ज़ाम में आने लायक हो, और उतना ही पढ़ना है। ज़्यादा उसका विद्वान बनने की अगर हम प्रयास करेंगे तो हम एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, एग्ज़ाम जो औसत व्यक्ति होता है, जो एवरेज व्यक्ति होता है, जो कि केवल नोट्स पढ़ता है, उसका ध्यान एकदम नोट्स के ऊपर होता है, वो व्यक्ति एग्ज़ाम क्लियर कर जाता है। और वो व्यक्ति जिसको हम देखते हैं कि ये बेहद इंटेलिजेंट है, उसके बावजूद भी वो नौकरी नहीं लग पाता है। उसका कारण यही है कि वो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाता है और खूब सारे जो है प्रश्न उसके अंदर बनाने का प्रयास करता है, बिना फालतू के क्वेश्चन जिनका एग्ज़ाम से कोई भी मतलब नहीं होता है। तो हमेशा जो एवरेज प्रश्न होता है वो नौकरी जल्दी लगता है। ये लिख लिया क्या? अरे लिख ही लिया होगा अब तो। चलो, ये कौन सा आर्टिकल हो गया? 180। इसके बाद में आपके है आर्टिकल 190, 190, और 190 में है स्थानों का रिक्त होना। स्थानों का रिक्त होना। स्थानों का रिक्त होने का मतलब है कि विधानसभा के अंदर 200 मेंबर है और 200 मेंबर में से कुछ स्थान जो है वो रिक्त हो जाते हैं। तो रिक्त कैसे होते हैं, उसका कारण क्या है, उसका उल्लेख किया गया है 190 के अंदर, आर्टिकल 190 के अंदर। तो विधानसभा के सदस्यों का स्थान कैसे रिक्त होता है, बताओ लेके कैसे रिक्त हो सकता है? भाई या तो उसने त्यागपत्र दे दिया या फिर उसकी मृत्यु हो जाए। दो कारण तो ये हो गए, या तो उसने क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया है, त्यागपत्र दे दिया है तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, या फिर उसकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो भी उसका स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? हाँ, राज्यपाल द्वारा अयोग्य घोषित हो जाए, अयोग्य घोषित हो जाए, या फिर दल बदल का दोषी पाया जाए। विधानसभा अध्यक्ष इसको अगर दल बदल के रूप में दोषी घोषित कर देता है, दोषी पाया जाए। कितने कारण हो गए? 4। इसके अलावा और कौन से कारण हो सकते हैं? स्थानों का रिक्त होना है। अरे ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी सुनो। यदि कोई व्यक्ति 2 क्षेत्रों से या 2 सीटों से एक साथ चुनाव लड़ता है, यदि कोई व्यक्ति 2 विधानसभा क्षेत्रों से 2 विधानसभा सीटों से एक साथ चुनाव लड़ता है और दोनों से वह चुनाव जीत जाता है, तो उसको निश्चित समय के अंदर किसी एक विधानसभा सीट से त्यागपत्र देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 सीटों से विधायक नहीं रह सकता, उसको किसी एक सीट से त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो जैसे ही उस सीट से त्यागपत्र देगा, उसका स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? या फिर विधानसभा का कोई सदस्य है और वह राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हो गया है, विधानसभा सदस्य से राष्ट्रपति बन गया, उपराष्ट्रपति बन गया, राज्यपाल बन गया, तो भी उसका स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। तो विधानसभा में तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम मिलते हैं, लेकिन लोकसभा में आपने देखा होगा, सेम सिस्टम लोकसभा के अंदर है। उसमें जो आर्टिकल 101 है, आर्टिकल 101 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि 2 सीटों से एक साथ चुनाव जीत जाता है तो उसको एक सीट छोड़नी पड़ती है। तो आपने 2014 के चुनाव में देखा होगा
कि भारत के जो प्रधानमंत्री अभी वर्तमान के नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2 सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। एक तो लड़ा था आपके गुजरात में वडोदरा से, और दूसरा आपके उत्तर प्रदेश में वाराणसी से। 2 सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा, दोनों से वे चुनाव जीते। लेकिन जैसे ही चुनाव जीते, अब वो 2 सीटों से सांसद नहीं बन सकते, उनको किसी एक सीट को छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने वडोदरा की सीट को छोड़ दिया, वहाँ से त्यागपत्र दिया, और वो सांसद कहाँ से बन गए? वाराणसी से बन गए। इसका मतलब है कि वडोदरा की सीट क्या हो गई? खाली हो गई, वहाँ का स्थान क्या हो गया? रिक्त हो गया। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि 2019 में राहुल गांधी ने भी 2 सीटों से चुनाव लड़ा, ठीक है। एक तो आपके उत्तर प्रदेश में अमेठी से, जहाँ पर वो स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे, और दूसरा आपके केरल में वायनाड से, वहाँ से वो चुनाव, तो क्या स्थान रिक्त हुआ? क्या नहीं हुआ। स्थान रिक्त कब होता? जब दोनों जगह से वो चुनाव जीतते तो उनको एक सीट छोड़नी पड़ती, लेकिन एक वो हार ही गए पहले से। कहीं ना कहीं उनको पहले से इस बात का अंदाजा था कि इस बार स्मृति ईरानी वहाँ से चुनाव जीतेगी, ठीक है। तो स्थानों का रिक्त होने का कारण ये है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि राज्यपाल, राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति नियुक्त हो जाए, उपराष्ट्रपति नियुक्त हो जाए, तब भी क्या हो जाएगा? स्थान रिक्त हो जाएगा। या हम कहेंगे कि 2 सीटों से एक साथ चुनाव जीत जाए, एक साथ चुनाव जीत जाए, तो क्या होगा? तो एक सीट या एक स्थान रिक्त हो जाएगा। तो ये आर्टिकल 190 के तहत, अनुच्छेद 190 के तहत स्थान किस प्रकार से विधानसभा में रिक्त होते हैं, उसका उल्लेख किया गया है। क्या हुआ? ऐसे कैसे देख रहे हो? कुछ गलत लिख दिया क्या? 2 सीटों से एक साथ चुनाव जीत जाए तो एक स्थान रिक्त हो जाएगा। अब ऐसे मत देखा करो मेरे को लगता है पता नहीं मैंने क्या लिख दिया है। कितनी बार लड़ सकता है? जितनी मर्जी हो उसकी, ठीक है। आर्टिकल 191, अनुच्छेद 191, और 191 में क्या है? सदस्यों की अयोग्यताएं, सदस्यों की अयोग्यताएं, और अयोग्यताओं को संविधान की भाषा में बोलते हैं निर्हरताएं। क्या बोलते हैं? निर्हरताएं। योग्यता को बोलते हैं अर्हताएं, और अयोग्यता को क्या बोलते हैं? निर्हरताएं बोलते हैं। वहां पर चुनाव वापिस होते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर जो सीट खाली हुई है उस सीट पर दोबारा चुनाव करवाया जाता है। तो सदस्यों की अयोग्यताएं या निर्हरताएं, योग्यताएं हमने किस में पढ़ी थी? है? सदस्यों की योग्यताएं हमने किस में पढ़ी थी? बताओ देखे, कौन से आर्टिकल में पढ़ी थी क्या? देखो देखे अपनी कॉपी में। अच्छा, आर्टिकल लिखाया नहीं है क्या? कोई बात नहीं। तो जो लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 84 में है। और उनकी अयोग्यता का उल्लेख जो है वो 102 में है। इसमें 89 जोड़ दीजिए और इसमें 89 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 9 4 13, कितना आ गया? 173। और इसमें जोड़ने पर कितना आया? 100। तो 173 के अंदर है विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं, और 191 में है विधानसभा सदस्यों की अयोग्यताएं। 84 में है लोकसभा सदस्यों की योग्यता, और 102 में है लोकसभा सदस्यों की अयोग्यताएं। वैसे के वैसे आपके
अंदर में है 173। 173 में क्या है? विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं। तो विधानसभा सदस्य की योग्यता क्या हो सकती है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और भारत का नागरिक होने के साथ साथ उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और इसके अलावा वह किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यह उसकी योग्यता थी। तो उसकी अयोग्यता क्या है? उसकी डिसक्वालिफिकेशन क्या होगी? तो एक तो यदि वह व्यक्ति किसी भी कारण से भारत का नागरिक नहीं रहता है, या उसने किसी विदेश की नागरिकता को एक्सेप्ट कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। कोई व्यक्ति जो है उसने भारत की नागरिकता को छोड़ करके और अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है, तो वो क्या हो जाएगा? सदस्य बनने के लिए अयोग्य हो जाएगा। इसका मतलब है कि यदि वह भारत का नागरिक नहीं रहता है, भारत का नागरिक नहीं रहता है, तो वो क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। इसके अलावा और क्या अयोग्यता हो सकती है? उसको किसी सक्षम न्यायालय ने पागल अथवा दिवालिया घोषित कर दिया हो। पागल अथवा दिवालिया घोषित कर दिया हो। खुद के दिवालिया घोषित करने से कुछ नहीं होगा, उसको कोई सक्षम न्यायालय ही दिवालिया घोषित कर देता है कि यह जो विधायक है, ये विधायक या तो हो गया पागल, क्या हो गया है? पागल हो गया है, या फिर ये दिवालिया हो गया है। तो ऐसे व्यक्ति को भी बाद में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है। वो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए अयोग्य हो जाता है। तो किसी सक्षम न्यायालय ने पागल अथवा दिवालिया घोषित कर दिया है या किया है, चलो एक ही बात है। इसके अलावा और अयोग्यता क्या हो सकती है? हाँ, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत हो। यानी इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप विधायक भी बन गए और साथ में आप जो है थर्ड ग्रेड टीचर भी हो। ठीक है, थर्ड ग्रेड टीचर का पद क्या है? लाभ का पद है, क्योंकि वहां से आपको क्या मिल रहा है? वेतन मिल रहा है। तो विधायक बनने के बाद भी आप मार साहब बने हुए हो, स्कूल में रोज पढ़ाने भी जा रहे हो और साथ साथ में विधानसभा के सदस्य भी बने हुए हो, एमएलए भी बने हुए हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है कि आप विधायक बनने के बाद भी लाभ के पद पर कार्य कर रहे हो, टीचर की नौकरी कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आप अयोग्य घोषित हो जाओगे। क्या हो गया? पर्ची आ गई? कहाँ से आई है? बहुत दूर से आई है। मैं आगे से ऐसी पर्चियाँ भेजोगे, पढ़ूंगा ही नहीं, ध्यान रखना। सवाल देखो क्या है? वह सीएम कौन से हैं जिन्होंने लव मैरिज करने के कारण अपने समाज से बाहर कर दिया गया? अब बताओ, इतनी अंदर की जानकारी। मैंने आपकी एक चीज नोटिस की है, जो लोग पर्चियां भेजते हैं उनको उत्तर पहले से पता होता है। ठीक है, वो केवल मास्टर को चेक करना चाहते हैं कि इसको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो मेरे को ऐसे प्रश्नों के जवाब नहीं आते हैं और ज़रूरी भी नहीं है इनके जवाब आए कि लव मैरिज किसने की थी, समाज से बाहर कर दिया था। ये कोई सवाल है क्या? किसका पूछा हुआ सवाल? हाथ खड़ा करो, देखे उसको मंच पे बुला के सम्मानित किया जाएगा। खड़ा करो हाथ। आप ही हो क्या? इधर आगे आओ, इधर आओ। देखे, आपको कुछ ही नहीं करना है, आपको यही प्रश्न जो है या मंच पे खड़े होके माइक लगा करके वापस पढ़ना है केवल एक बार। बाकी सब लोग देखना चाहते हैं कि बोलते समय आपका एक्सप्रेशन क्या रहता है। बोल पाओगे क्या? यहाँ पे इतने लोगों के बीच में आके खड़े होके बोलते हैं ना, टांगे दूसती है। कभी प्रयास करना अब। हाँ, इतना आसान काम थोड़ी है। तो ये ऐसे सवाल मत पूछा करो रे। मेरे को ऐसे उत्तर आते भी नहीं है। आप खुद ही मान लिया करो कि सर को ऐसे उत्तर नहीं आते। किसने लव मैरिज की थी, समाज से बाहर कर दिया था।
तो मैं लोगों की लव मैरिज के अंदर ध्यान रखता फिरूँ कि कौन लव मैरिज कर रहा है कौन नहीं कर रहा है? तो आप लोग क्या है कि अरे मेरी बात सुनो, आप लोगों ने हिंदी फिल्में बहुत अधिक देखी है, तो हिंदी फिल्मों का जो है भूत आपके ऊपर है। तो आपको पूरे दिन आपके दिमाग में ही चलता रहता है कि एक तो होती है हीरोइन, एक होता है हीरो, और दोनों के बीच में हो जाता है लव, फिर वो उनके बीच में आता है एक विलन, ठीक है, फिर वो हीरोइन को उठा के भाग जाता है, फिर जो हीरो है उसको छुड़ाने के लिए संघर्ष करता है, फाइनली वो विलन को मारता है और बाद में शादी। तो ये क्या हो गया? लव मैरिज हो गई। तो इन चीज़ों से बाहर निकलो, दुनिया इससे भी ज़रा सुंदर है। तो ये जो रास्ते खूबसूरत नजर आ रहे हैं, अरे कहाँ जा रहे हो? ये कोई इनको इम्पोर्टेंट काम हो गया होगा। हाँ, तो मेरी बात सुनो इधर। ये जो रास्ते आपको खूबसूरत नजर आ रहे हैं वो रास्ते तबाही के घर जा रहे हैं, ठीक है? तो इन चक्करों में कुछ ही नहीं पड़ा। ये लिख लिया गया 191 में, सदस्यों की अयोग्यताएं या फिर निरर्हताएं। तो कौन कौन सी हो गई? यदि वह भारत का नागरिक नहीं रहता है तो अयोग्य घोषित हो जाएगा। किसी सक्षम न्यायालय ने उसको पागल अथवा दिवालिया घोषित कर दिया है तब भी वो क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। और यदि वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत है तब भी वो क्या हो जाएगा? अब ये विधायकों की अयोग्यता का डिसीजन कौन करता है? इसका निर्धारण कौन करेगा कि कोई व्यक्ति अयोग्य है अथवा नहीं? कौन करेगा? तो इसके लिए ध्यान रखना है, इसके लिए अलग से आर्टिकल बनाया गया है, आर्टिकल 192। आर्टिकल 192 और 192 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसी भी विधायक की अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल इस संबंध में चुनाव आयोग से सिफारिश करेगा, उसका परामर्श लेगा, उसकी सलाह लेगा। तो हम लिखेंगे कि किसी विधायक की अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसी विधायक की अयोग्यता का निर्धारण राज्यपाल करता है, लेकिन किसकी सलाह से करता है? चुनाव आयोग की सलाह से करता है। चुनाव आयोग की सलाह से करता है। तो चुनाव आयोग की सलाह से विधायकों की या विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण राज्यपाल करता है? चुनाव आयोग की सलाह से करता है, ठीक है? इसके बाद में वैसे तो खूब सारे आर्टिकल है, एक लास्ट इसमें 2-3 आर्टिकल और पढ़ लेते हैं। इसमें एक आर्टिकल है आपके आर्टिकल 332, आर्टिकल 332। और आर्टिकल 332 के अंदर किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की संख्या को आरक्षित किया गया है, ठीक है? तो एससी और एसटी के लिए विधानसभा में जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, वो कौन से आर्टिकल में है? 332 के अंदर है। तो लिखेंगे अनुच्छेद 332, विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण
सीटों का क्या होगा, आरक्षण होगा। ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 332 में। और आर्टिकल 332 के तहत अगर राजस्थान की बात की जाए कि राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को कितनी सीटें मिली हुई है, तो अनुसूचित जाति की कितनी सीटें हैं, अनुसूचित जाति हम बात करें राजस्थान में, किसकी बात कर रहे हैं हम, राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर अनुसूचित जाति को मैं सीधा SC लिखूं तो SC के लिए कितनी सीटें होंगी, 34 34, और ST के लिए 25 होगी। ठीक है, SC के लिए 34 और ST के लिए राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 34 और जनजाति के लिए 25 जो सीटें हैं वह निर्धारित है, वह निश्चित है। ठीक है, ये राजस्थान विधानसभा की बात है। लेकिन यदि हम लोकसभा चुनाव की बात करें कि लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कितनी सीटें SC के लिए और कितनी सीटें ST के लिए निश्चित है, तो लोकसभा के अंदर राजस्थान में 4 सीटें SC के लिए, 4 तो है SC के लिए, और ST के लिए कितनी सीटें हैं, 3 है। कितनी है, 3 सीटें हैं ST के लिए। तो अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करेंगे, ये तो किसकी बात है, ये तो विधानसभा की बात है कि विधानसभा में, कौन सी विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में। लेकिन यदि हम बात लोकसभा की करेंगे, अगर हम बात लोकसभा की करेंगे तो लोकसभा के अंदर राजस्थान में SC के लिए 4 और ST के लिए 3 सीटें जो है वो रिजर्व है। राजस्थान विधानसभा में कितनी है, SC के लिए 34 और ST के लिए 25, राजस्थान विधानसभा की बात है। और लोकसभा के लिए SC के लिए 4, राजस्थान में 4 सीटें हैं और ST के लिए 3 सीटें हैं। तो ये रिजर्वेशन जो है वो अनुच्छेद 332 में दिया गया है, विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। SC के लिए 34 और ST के लिए, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आर्टिकल 332, आर्टिकल भले ही आपको याद नहीं रहे लेकिन ये याद कर लेना कि SC के लिए कितनी सीटें रिजर्व है और ST के लिए कितनी है। कौन सा, ये 330 में, ठीक है, आर्टिकल 330 के अंदर है। लोकसभा सीटों की संख्या पूरे इंडिया के अंदर है 84, SC के लिए कितनी सीटें हैं, 84 है, और ST के लिए 47 है। कितनी है, पूरे भारत के अंदर लोकसभा में 84 सीटें तो है अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। उसमें से उन 84 में से 4 सीटें और 47 में से 3 सीटें कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। तो आपने तो राजस्थान विधानसभा का ध्यान रखना है, आर्टिकल 332 ये देख लिया, आप लिख लिया आपने, आर्टिकल 332। इसके बाद एक आर्टिकल है 333, कौन सा आर्टिकल है, और 333 के तहत राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को, एक आंग्ल भारतीय को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। लेकिन इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन के बाद में समाप्त, लेकिन ये एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, अभी भी पूछ रहे हैं इसको कि किस संविधान संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीयों का विधानसभा में मनोनयन समाप्त कर दिया गया। तो वह 104वां संविधान संशोधन है। यहां तक लिख लिया होगा ना आपने। तो हम आर्टिकल लिखेंगे 333 है, अभी लिख रहे हो क्या, हाँ लिखो। कौन लिख रहा है, 2 और अच्छा, इतना दिमाग नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आराम से लिखो। कि सर समझते भी साथ में लिखते भी, इतना दिमाग हमारे अंदर नहीं है, आराम आराम से लिखाया करो। पहले समझाऊं उसके बाद में लिखाऊं, ठीक है ठीक है, पहले मैं समझाऊंगा उसके बाद में लिखाऊंगा, इस बात पे आगे से ध्यान रखा जाएगा।
तो ये बाकी लोगों ने कैसे लिख लिया? अरे पहले हैं? अरे आप तो लिखो, तो मैं इनको पूछ रहा हूं। कोई बात नहीं। लिख लिया? अभी भी रुकना है क्या? अभी रुकने का इशारा कर रही है, चलने का कर रही है? बताओ। ओके चलो, अब अनुच्छेद 300 इसमें लिखेंगे। अब मेरी बात सुनो, क्लास में ना थोड़ा सा एक आपके जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं जब इधर लिखा रहा हूँ, है ना, जब मेरा मुख इधर है लिखते समय में, उस समय आपको भी लिखना है। लेकिन जैसे ही मैं टर्न कर जाऊँ इधर और मैं कुछ समझा रहा होता हूँ, तो उस समय पेन रोक दिया करो। जैसे मैं लिखाऊँ आप भी लिखने लग जाया करो। तो ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। इसमें कोई अलग से इसकी अलग से ट्रेनिंग थोड़ी दी जाएगी कि आपको 7 दिन का अलग से कोर्स करवाया जाएगा कि आपको किस प्रकार से क्लास में नोट्स लिखने हैं। बात समझ रहे हो क्या? जिस समय मैं लिख रहा हूं उस समय आपको भी लिखना है। अरे तो जहां से जितना दिखाई देता है उतना तो लिखना है ना। ऐसे बैठ के देखना थोड़ी है कि देखते हैं कैसे लिखता है। तो जैसे मर्जी आपकी वैसे लिख लिया करो। मैं तो समझा रहा हूं आपको। अभी तो लिख लो इधर। बात मत करो। मैं लिखने का किस लिए बोलता हूं, क्योंकि मुझे पता है जब मैं इधर लिख रहा होता हूं पीछे आप बातें करते हो, इसलिए इधर लिखो। पहले बोल बोल के लिखा रहा हूं तो। अरे आप सिखाओ मत मेरे को कैसे पढ़ाना है। मैं बोल बोल के लिखाता हूं। राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे एंग्लो इंडियन, एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है। अगर इसको आंग्ल भारतीय को इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लिखेंगे एंग्लो इंडियन। यानी ये प्रावधान पहले था कि किसी आंग्ल भारतीय क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसकी माता भारतीय होती है और पिता कौन होता है? अंग्रेज होता है। आंग्ल का मतलब क्या होता है? अंग्रेज। तो जब अंग्रेज भारत में आए थे, यहाँ पर 200 वर्ष से अधिक भी शासन किया उन्होंने। तो शासन करने के दौरान कुछ अंग्रेज यहीं पर परिवार बना करके यहीं बस गए, यहीं की महिलाओं से शादी कर ली, यहीं पर उनके जो है बच्चे हो रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो यहीं पे होंगे। तो उन लोगों का जो परिवार चल रहा है उसको बोलते हैं आंग्ल भारतीय। क्या बोलते हैं? तो कम से कम वो अंग्रेजों के आने के बाद में भारतीयों की जो जनरेशन है वो सुधरी है ना? हाँ, गोरे गोरे टाबर हो रहे हैं अब बच्चे कैसे हो रहे हैं? गोरे हो रहे हैं। तो राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता है, लेकिन ये प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। तो 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। तो ये जो सेम है ना, ये सेम आपके केंद्र में पहले राष्ट्रपति के पास पावर थी कि राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था। उसके प्रावधान को भी इसी संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है। 104वें संविधान संशोधन के तहत
राष्ट्रपति लोकसभा में अब किसी भी आंग्ल भारतीय को मनोनीत नहीं कर सकता और न ही राज्यपाल विधानसभा में किसी मेंबर को, किसी आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है। ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। लिखो, अब लिख लिया गया? हाँ लिखो लिखो आराम से। तो ये विधानसभा के संबंध में कुछ आर्टिकल्स, कुछ बातें हमने पढ़ी है। समझ में आ गया होगा। विधानसभा अनुच्छेद 170 के अंदर विधानसभा का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक राज्य में क्या होगी? एक विधानसभा होगी, ठीक है। और विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 500 होगी और न्यूनतम कितनी होगी? 60 होगी। इसमें अपवाद है 4 स्टेट। कौन कौन से? गोवा, मिजोरम, सिक्किम और गोवा और मिजोरम में सदस्य कितने? 40। सिक्किम में कितने? 32। और पुडुचेरी में कितने? दिल्ली में कितने? दिल्ली में 70। राजस्थान में कितने? 200, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिमम अगर हम स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम 403। सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल 294। इसके बाद में महाराष्ट्र में 288 और इसके बाद में बिहार में 243। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो फर्स्ट पास द पोस्ट पॉलिसी से होता है, अग्रता ही विजेता प्रणाली से होता है और प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, ठीक है। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष होता है, लेकिन आपातकाल में इसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। विधानसभा सदस्यों की योग्यता क्या होती है? उसकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। विधानसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। और व्यक्ति कौन होता है? वो प्रोटेम स्पीकर होता है, ठीक है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के बारे में हमने पढ़ा। आर्टिकल 178 से 181 तक, 78, 79, 80 और 81 4 आर्टिकल पढ़े थे कि विधानसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को अध्यक्ष और किसी एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण करने की तिथि से अगली विधानसभा की पहली बैठक तक। और इसके अलावा इसको पद से किस प्रकार से हटाया जाता है वो प्रोसेस भी हमने पढ़ी थी कि 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद में तात्कालिक सदस्यों के बहुमत से विधानसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। ये विधानसभा के बारे में हमने खूब सारी बातें पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं राजस्थान विधानसभा की। राजस्थान विधानसभा में सबसे पहले जो पहली विधानसभा है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में सीधा जो वर्तमान विधानसभा है उसके बारे में पढ़ेंगे। बीच की जो विधानसभाएं हैं उनके बारे में अधिक डिस्कस नहीं करेंगे। 1-2 विधानसभा के बारे में हम कहेंगे कि चौथी विधानसभा है उसमें पहली बार जो है किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और छठी विधानसभा में पहली बार गैर कांग्रेसी गवर्नमेंट बनी थी और 12वीं विधानसभा में पहली बार ऐसा हुआ जब विधानसभा अध्यक्ष के पद पर, जब राज्यपाल के पद पर और मुख्यमंत्री के पद पर, तीनों पदों पर जो है वो महिलाएं विराजमान हुई थी। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? सीधी 16वीं विधानसभा है। तो जितनी काम की बातें हैं उतनी ही पढ़ी जाएगी। यहाँ तक आपने अगर लिख लिया है तो राजस्थान के संदर्भ में विधानसभा पढ़े। चलिए हम शुरुआत करते हैं राजस्थान की प्रथम विधानसभा से। राजस्थान की प्रथम विधानसभा, राजस्थान की प्रथम विधानसभा। तो राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा है वो 1952 में बनी थी। कब बनी थी? 1952। और कब तक रही थी? 1957 तक। 1952 से 5 साल कितने होते हैं? 52 से 57 तक ये राजस्थान की पहली विधानसभा थी। इसके चुनाव होते हैं फरवरी 1952 में इसके चुनाव होते हैं। चुनाव कब होते हैं? इलेक्शन कब होते हैं इसके? राजस्थान विधानसभा के चुनाव होते हैं फरवरी 1952 में इसके चुनाव होते हैं। और राजस्थान की पहली विधानसभा का गठन कब होता है? तो गठन होता है 29 फरवरी 1952। 29 फरवरी 1952 को राजस्थान की पहली विधानसभा का गठन किया जाता है। और इसके बाद में जब गठन हो जाता है तो गठन के 3 साल बाद में, 3 दिन बाद में, 3 दिन से मैं चला साल पे चला गया,
या मोदी जी की जैसे कि भाइयों बहनों 50 साल, फिर वापस कहा कि 50 साल नहीं 50 दिन ही चाहिए, ऐसा बयान दिया था क्या? जब नोटबंदी की थी तो नोटबंदी वाले दिन कहा था कि मैं नोटबंदी कर रहा हूँ, मेरे को केवल 50 साल दे दीजिए, मैं देश को बदल दूंगा। फिर कहा 50 साल तो मोदी जी बहुत ज़्यादा हो गए, कहा 50 साल नहीं 50 दिन मेरा साथ दीजिए, मैं इस देश को भ्रष्टाचारियों से, आतंकवादियों से, पूरी तरीके से बेईमानों से समाप्त कर दूंगा। तो चुनाव कब हुए? राजस्थान की पहली विधानसभा के चुनाव कब हुए? फरवरी 1952 में चुनाव हुए। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले जो मुख्यमंत्री है वो मनोनीत होते थे। 1952 में पहले चुनाव हुए और पहली विधानसभा गठित कब की गई? 29 फरवरी 1900। यह ध्यान रखना है कि फरवरी जो है 29 दिन की भी होती है। कितने दिन की होती है? 29 दिन की। अभी 2024 में कितने दिन की है? तो किसी भी वर्ष की में अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वह वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष होता है। उस वर्ष में 366 दिन होते हैं, फरवरी 29 दिन की। ये अतिरिक्त जानकारी भी आपको पॉलिटी के साथ में मिल रही है, ठीक है। तो 1952 के अंदर 29 फरवरी को विधानसभा का गठन किया गया और सरकार का गठन यानी 29 फरवरी के 3 दिन बाद में यानी 3 मार्च 1952 को राजस्थान की प्रथम सरकार का गठन किया गया। और सरकार का मुखिया किसे बनाया गया? सरकार का गठन किया गया और मुख्यमंत्री किसको बनाया? मुख्यमंत्री बने थे टीकाराम जी पालीवाल। टीकाराम पालीवाल राजस्थान की पहली विधानसभा के और पहले मुख्यमंत्री थे। राजस्थान की पहली विधानसभा के मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि फरवरी 1952 में जब राजस्थान विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? ये ध्यान रखना है, ये सवाल भी पूछा गया था। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो चुनाव हुए हैं वे जयनारायण व्यास के मुख्यमंत्री रहते हुए या मुख्यमंत्रित्व में हुए, या मुख्यमंत्री रहते हुए लिखूं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ये आप भूल जाओगे बाद में मंत्रित्व क्या होता है। जयनारायण व्यास के मुख्यमंत्री रहते हुए यानी सिटिंग सीएम कौन थे? जब चुनाव हो रहे थे उस समय सिटिंग सीएम कौन थे? जयनारायण व्यास थे। वो जब मुख्यमंत्री थे तभी विधानसभा के चुनाव करवाए गए फरवरी 1952 में। और पहली विधानसभा का आपको पूछे कि राजस्थान की पहली विधानसभा कब गठित की गई? 29 फरवरी 1952। और पहली सरकार का गठन कब किया गया? 3 मार्च 1952। और पहली सरकार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री है टीकाराम पालीवाल। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की जो पहली विधानसभा है, इस पहली विधानसभा ने 3 मुख्यमंत्रियों को देखा, यानी 3 मुख्यमंत्री बने। इसमें कितने मुख्यमंत्री बने? पहली विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री बने। पहले टीकाराम पालीवाल बने, उसके बाद में आपके जयनारायण व्यास, उसके बाद में मोहनलाल। तो यहां पर लिखना है आपको कि पहली विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री बने। कितने मुख्यमंत्री बने? 3 मुख्यमंत्री बने। और वो 3 मुख्यमंत्री कौन कौन बने हैं तो उनका नाम हम लिखेंगे। एक तो बने आपके टीकाराम पालीवाल, जो शुरुआत में सबसे पहले मुख्यमंत्री बने। टीकाराम पालीवाल के बाद में मुख्यमंत्री बने आपके जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बने। और जयनारायण व्यास के बाद में मुख्यमंत्री आपके बने थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो पहली विधानसभा में आपको पूछा जाए कितने मुख्यमंत्री बने तो 3 मुख्यमंत्री बने, ठीक है। अब पहली विधानसभा की पहली बैठक कब होती है? पहली बैठक होती है 23 मार्च 1952 को। और कहां पर होती है? तो सवाई मानसिंह टाउन हॉल में। कहां होती है? सवाई मानसिंह टाउन हॉल के अंदर इसकी बैठक होती है।
है 23 मार्च को। 29 प्रथम बैठक 29 मार्च है, मेरे हिसाब से 23 मार्च है, बाकी देख लेना है। चलो अगर इसमें संशोधन होगा तो अपन संशोधन कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर इतना ही लिख रहा हूँ मार्च 1900, अगर 23 होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 23, और 29 होगा तो 29 लिखेंगे। लेकिन क्या लिखवा है, कहाँ लिखा है अप्रैल, क्या लिखवाया है बताओ। हाँ अच्छा, कि मार्च 1949 से, हाँ वहाँ फरवरी होगा, वहाँ फरवरी होगा। अरे मैंने मुख्यमंत्री में लिखाया कि 30 मार्च 1949 से लगा करके, और जब राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन हो गया था तब तक राजस्थान में 3 मुख्यमंत्री मनोनीत किए गए थे, तो वहाँ पर मैंने फरवरी लिखाना था, वहाँ पर अप्रैल लिखा दिया है, तो वहाँ पर फरवरी करना है आपको। समझ में आ गया क्या, जो यहाँ पर लिखा है मनोनीत मुख्यमंत्री। तो हम लिखेंगे विधानसभा की पहली बैठक मार्च 1952, और ये बैठक हुई कहाँ पर है, तो सवाई मानसिंह टाउन हॉल में, सवाई मानसिंह टाउन हॉल में। सवाई मानसिंह, ये फैन ऑन नहीं होगा क्या, ये वाला, सवाई मानसिंह टाउन हॉल, और ये कहाँ पर है, सवाई मानसिंह टाउन हॉल कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, अभी जो है विधानसभा भवन कहाँ बना हुआ है, ये पहली बैठक तो हो रही है सवाई मानसिंह टाउन हॉल में। अभी विधानसभा का भवन कहाँ बना हुआ है, अभी जो विधानसभा का भवन है वो लाल कोठी है, तो लाल कोठी में सी स्कीम जगह है आपके ज्योति नगर के अंदर, तो वहाँ पर विधानसभा का भवन बना हुआ है। जबकि जब पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई थी, ठीक है। ये जो वर्तमान विधानसभा भवन है, ये वर्तमान विधानसभा भवन अभी 2001 में बना है। कब बना है, वर्ष 2001 में बना है। उससे पहले जो है विधानसभा की जितनी भी बैठक होती थी वो बैठक कहाँ पे होती थी, सवाई मानसिंह टाउन हॉल में होती थी। विधानसभा की बैठक हो गई, इसके बाद अगले पेज में लिखाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा है, यहाँ तक लिख लो पहले आराम से। विधानसभा की पहली बैठक हो गई सवाई मानसिंह टाउन हॉल। इसके बाद में जो चुनाव हुए, एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे कि विधानसभा की कुल सीटें, विधानसभा की कुल सीटें, तो पहली जो विधानसभा थी, पहली विधानसभा के समय विधानसभा की कुल सीटें कितनी थी, 100, जैसे वर्तमान में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है राजस्थान में, 200 है। पहली विधानसभा में कितनी थी, 160 थी। अब 160 सीटों पर जो चुनाव हुए, 160 सीटों पर जो चुनाव हुए, उन चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन उभर कर सामने आई, कांग्रेस। कितनी सीटों पर, 82। ये लिखो, फिर आगे लिखाता हूँ। विधानसभा की कुल सीटें कितनी थी, 160।
लिख लिया क्या? हो गया? चलो, तो विधानसभा की सीटें कितनी? 160। अब 160 में से हम लिखेंगे चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी। चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी? कांग्रेस। और कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? कांग्रेस को 82 सीटें मिली। कितनी सीटें मिली? 82 सीटें। जबकि एग्जाम में सवाल पूछा गया था दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, दूसरी सबसे बड़ी जो पार्टी थी उस पार्टी का नाम था राम राज्य परिषद। राम राज्य परिषद। और इनको कितनी सीटें मिली थी? 24 सीटें मिली थी। ये जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ था, इस प्रथम विधानसभा चुनाव के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रथम विधानसभा चुनाव में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महारावल संग्राम सिंह। महारावल संग्राम सिंह जो है वो प्रथम विधानसभा चुनाव के यानी प्रोटेम स्पीकर, यानी हम कह सकते हैं कि राजस्थान के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महारावल संग्राम सिंह। और राजस्थान की पहली विधानसभा के अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी। और प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे लाल सिंह सक्तावत। लाल सिंह सक्तावत। विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, मुख्यमंत्री हमने लिख लिया है। विपक्ष का नेता वाला जो पद है ये 1969 के बाद में परंपरा शुरू हुई है। पहली विधानसभा में इस प्रकार के किसी भी पद का उल्लेख नहीं था। 1969 के बाद में विपक्ष का नेता बनना शुरू हुआ था। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना है आपको कि ये जो पहली विधानसभा है, इस पहली विधानसभा में कमला बेनीवाल को मंत्री बनाया गया था। ये राजस्थान की पहली महिला मंत्री है। तो राजस्थान की पहली महिला मंत्री, पहली महिला मंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल। और कितने वर्ष की आयु में? 26 वर्ष की आयु में। 26 वर्ष की आयु में राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी थी कमला बेनीवाल। और राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य, राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य, अगर महिला सदस्य के रूप में बात करें, विधायक के रूप में बात की जाए, तो राजस्थान विधानसभा की जो पहली महिला सदस्य है उसका नाम क्या है? यशोदा देवी। क्या नाम है? यशोदा देवी है। तो यह आपके पहली विधानसभा की कुछ प्रमुख बातें। ठीक है। मुख्यमंत्री ध्यान रखना है कि इस समय 3 मुख्यमंत्री बने हैं। और उसके बाद में चुनाव में सबसे बड़ी सीटें कितनी थी? 160। चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनकर आई। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी राम राज्य परिषद। प्रोटेम स्पीकर महारावल संग्राम सिंह। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। उपाध्यक्ष लाल सिंह सक्तावत। और पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल। पहली महिला विधानसभा सदस्य कौन है? यशोदा देवी।
लिख लिया क्या? कोई बोल रहा है क्या कुछ? तो ये राजस्थान की पहली विधानसभा है। राजस्थान की कमला बेनीवाल को कौन सा विभाग दिया गया था? कमला बेनीवाल को गृह और कृषि विभाग, गृह विभाग और कृषि विभाग दिया गया था। तो ये आपके पहली विधानसभा है। इसके अलावा आपको नोट लगा के लिखना है, नोट। है? यशोदा देवी तो विधायक है, पहली महिला है जो कि विधायक बनी वो तो यशोदा देवी, और पहली महिला जो मंत्री बनी वो कमला बेनीवाल। तो ये बाद में बनी ना, कमला बेनीवाल जो है बाद में उपचुनाव में जीत करके आई थी, ठीक है। यशोदा देवी पहले विधायक बन गई थी, ये बाद में विधायक बनी, और विधायक बनने के बाद में इसको जो है मंत्री बना दिया गया। अब देखो 2-3 पॉइंट लिखेंगे हम कि राजस्थान की चौथी विधानसभा में किसी भी पार्टी को या किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। राजस्थान की चौथी विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इस कारण वर्ष 1967 में राज्यपाल संपूर्णानंद के कहने पर, या सिफारिश पर कहने पर राज्य में पहला राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो ये कौन सी विधानसभा की बात है? ये चौथी विधानसभा की बात है, वर्ष 1967 में। 1967 के अंदर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, और किसी भी दल को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और ये किसके कहने पर लगाया गया था? यह उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद, और संपूर्णानंद के कहने पर राज्य में पहला राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ये बात है चौथी विधानसभा की। इसके अलावा दूसरा इसमें पॉइंट है, नोट के अंदर ही लिखेंगे कि राजस्थान की पांचवी विधानसभा में, या पांचवी विधानसभा का कार्यकाल, राजस्थान की पांचवी विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था। कितने वर्ष था? 6 वर्ष था। जो पांचवी विधानसभा है 1971 से 1977, यानी इसका कार्यकाल जो है वो 6 साल था। क्यों था? क्योंकि इस समय देश में आपातकाल लगा हुआ था, और आपातकाल के दौरान विधानसभा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो राजस्थान की पांचवी विधानसभा का कार्यकाल कितना था? तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो, पांचवी का कार्यकाल 5 नहीं था, कितना था? 6 था कार्यकाल। तीसरा पॉइंट है कि राजस्थान की छठी विधानसभा में, राजस्थान की छठी विधानसभा में पहली बार, छठी विधानसभा में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तथा भैरव सिंह शेखावत पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने या सीएम बने।
पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। तो कौन सी विधानसभा थी? वो छठी विधानसभा थी जिसके अंदर पहली बार गैर कांग्रेसी गवर्नमेंट बनी है। अब तक जो 5 विधानसभाएं थी, 500 विधानसभाओं में राजस्थान में गवर्नमेंट किसकी बनी थी? कांग्रेस सरकार की बनी थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और पहली बार ऐसा हुआ छठी विधानसभा में कि गैर कांग्रेसी गवर्नमेंट बनी है। और गैर कांग्रेसी गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री कौन बने? भैरव सिंह शेखावत बने। ये मनीष पूछ रहा है, सर जी यशोदा देवी किस आधार पर पहली महिला थी? वैसे तो देखो 160 जो सीटों पर चुनाव हुए 1952 में फरवरी के अंदर, उसमें एक भी महिला जो है वो चुनाव जीत करके नहीं आई थी। 1952 में जो चुनाव हुए 160 सीटों पर, उनमें एक भी महिला चुनाव जीत कर नहीं आई थी। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने जब सीटें खाली की, जब वापस उपचुनाव हुए, तो उपचुनाव के अंदर जो है पहली बार कोई महिला जीत करके आई थी, तो वह यशोदा देवी थी। कौन थी? यशोदा। ये आपके बांसवाड़ा से विधायक थी। कहाँ से विधायक थी? राजस्थान की जो बांसवाड़ा विधानसभा सीट है वहाँ से जीत करके आई थी यशोदा देवी, और राजस्थान की पहली महिला विधायक बनी थी। सुनील पूछ रहा है कि सर सरकार का गिरना क्या होता है? सरकार चलते चलते गिर जाती है, उसको बोलते हैं सरकार का गिरना। ठीक है, सरकार के गिरने का मतलब होता है जब उसको विधानसभा में बहुमत हासिल नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में उसको अपना विश्वास मत सिद्ध करना होता है। और जब विश्वास मत वो सिद्ध नहीं कर पाती है तो सरकार को चक्कर आ जाते हैं, उस समय वो गिर जाती है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया? राजस्थान की छठी विधानसभा में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और मुख्यमंत्री कौन बने? भैरव सिंह। इसमें जो चौथा पॉइंट है राजस्थान की 12वीं विधानसभा में, राजस्थान की 12वीं विधानसभा में राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा विधानसभा अध्यक्ष तीनों पदों पर महिलाएं रही। तो एग्जाम में आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि राजस्थान की वो कौन सी विधानसभा थी जिसमें राज्यपाल भी महिला थी, मुख्यमंत्री भी महिला थी और विधानसभा अध्यक्ष भी कौन थी? महिला थी। तो कौन सी विधानसभा है? वो 12वीं विधानसभा है। तो बताओ, देखिए 12वीं विधानसभा के अंदर 12वीं विधानसभा में राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और आपके मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। तो राज्यपाल तो कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, या प्रतिभा पाटिल लिख दूं मैं? प्रतिभा पाटिल तो राज्यपाल थी। मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे। और विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सुमित्रा सिंह। कौन थी? सुमित्रा सिंह। ये राजस्थान की 12वीं विधानसभा है। इस 12वीं विधानसभा में तीनों ही महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं विराजमान थी। एक प्रकार से 12वीं विधानसभा में राजस्थान में मातृसत्तात्मक समाज की स्थापना हो गई थी। कैसा समाज? मातृसत्तात्मक, जो कि वैदिक काल में था। पढ़ा है क्या आपने? एसएसटी में पढ़ा होगा आपने कि वैदिक कालीन समाज कैसा था? हाँ, इसलिए उस समय जितने भी आप महान पुरुषों के नाम सुनते हो, उन नाम के साथ में पिता के नाम से ज़्यादा आपको माताओं के नाम मिलते हैं क्या? जैसे कुंती पुत्र अर्जुन, गांधारी नंदन दुर्योधन, गंगा पुत्र भीष्म। ठीक है? हाँ, देवकी पुत्र कृष्ण। इस प्रकार से जैसे अभी आपको अगर पहचान बतानी हो तो आप कैसे बताते हो? अपने नाम के साथ में पिता का नाम बताते हो, लेकिन उस समय
अपने नाम के साथ में माता के नाम से परिचय अपना दिया जाता था। इसलिए वो समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था, यानी किसी व्यक्ति की पहचान जो थी वो उसकी माता के नाम से थी, न कि पिता के नाम से। हालांकि पिता के नाम से भी पहचान होती थी, लेकिन पहचान जो है मुख्य रूप से किसकी होती थी? उसका भी एक अन्य कारण है, क्योंकि पिता तो होता था एक और माताएं होती थी खूब सारी। भाई राजा होते थे उस समय, और एक राजा की खूब सारी रानियां होती। तो सबको पता है कि पिता तो ये है, लेकिन ये जो 10 टाबर हैं इनमें से इनकी माँ कौन है? ठीक है, इन 10 टाबरों में से इनकी माता कौन है? तो अपनी माता का नाम बताते। पिता तो फिक्स है, वो तो है अचल संपत्ति। क्या है? अचल संपत्ति है, वो तो फिक्स था उस समय। ये लिख लिया क्या? ये जो मैं आपको अतिरिक्त जानकारी देता हूँ उस समय कम से कम मेरी तरफ मत देखा करो, लिख लिया करो। मैं इसीलिए बता रहा होता हूँ कि बाकी लोग लिख रहे होते हैं। तो कौन कौन सी विधानसभा याद करनी है आपको? चौथी, पांचवी, छठी और पहली तो आपको कंप्लीट याद करनी है। उसमें पहले विधानसभा अध्यक्ष, पहले विधानसभा उपाध्यक्ष, पहले प्रोटेम स्पीकर, पहले मुख्यमंत्री और पहली जो है महिला मंत्री, पहली महिला विधायक। इन सब के बारे में तो आपको याद होना ही चाहिए। उसके बाद में चौथी, पांचवी, छठी और चौथी के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत जो है क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली। और क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलने के कारण 1967 में राज्यपाल संपूर्णानंद ने राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की और पहला राष्ट्रपति शासन यहाँ पर राजस्थान में लगाया गया था। पांचवी विधानसभा का कार्यकाल 5 साल नेता पिता था। छठी विधानसभा में पहली बार गैर कांग्रेसी गवर्नमेंट बनी और मुख्यमंत्री कौन बने? भैरव सिंह शेखावत, जो कि राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। और राजस्थान की जो 12वीं विधानसभा है इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष तीनों पदों पर कौन रही? महिलाएं रही। राज्यपाल प्रतिभा पाटिल थी, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और जो विधानसभा अध्यक्ष थी वो कौन थी? सुमित्रा सिंह थी। अब बात करते हैं अपन 16वीं विधानसभा की। वर्तमान विधानसभा और वर्तमान विधानसभा कौन सी विधानसभा है? यह 16वीं विधानसभा है। कौन सी विधानसभा है? 16वीं विधानसभा है। क्या हुआ? सीटें तो बढ़ाने का क्रम है ना, वैसे याद कर लो 2, 4, 6। पहले में 160 है, दूसरे में 176, 184 और 200। अच्छा ये सवाल है क्या? सीधी 160 से 200 नहीं की गई थी, पहले 160 से की गई थी 176, फिर 184 और फिर दूसरी विधानसभा, चौथी विधानसभा और छठी विधानसभा। तो छठी विधानसभा के अंदर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी कर दी? ठीक है। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? जो वर्तमान विधानसभा है। वर्तमान कौन सी विधानसभा है? कई बार बहुत सरल सा प्रश्न पूछ लेते हैं कि वर्तमान जो सरकार है वो वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। ये तो सबको पता ही है। तो उसने प्रश्न में लिख दिया कि वर्तमान विधानसभा के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। बताइए राजस्थान में वर्तमान में कौन सी विधानसभा है? और वहाँ पर ऑप्शन आते हैं 15, 16, 17, 18 और अपन उस समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से क्या होगा। तो वर्तमान कौन सी विधानसभा है ध्यान रखना है। और लोकसभा कौन सी है वर्तमान? अभी जो लोकसभा चल रही है वो लोकसभा कौन सी है? लोकसभा तो है 17वीं और विधानसभा कौन सी है? 16वीं है। तो ये जो 16वीं विधानसभा है, इस 16वीं विधानसभा के चुनाव कब हुए? तो इसके चुनाव हुए थे 25 नवंबर 2023 को चुनाव हुए थे। और कितनी सीटों पर चुनाव हुए? 199 सीटों पर चुनाव हुए। 199 सीटों पर चुनाव हुए। तो कितनी सीट पर चुनाव नहीं हुआ? एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ। और वो सीट कौन सी थी?
करणपुर। कहाँ की थी? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर की करणपुर सीट पर, करणपुर सीट पर क्या नहीं हुए? करणपुर सीट पर चुनाव नहीं हुए। कब नहीं हुए? 25 नवंबर 2023 को राजस्थान विधानसभा की 200 में से 199 सीट पर ही चुनाव हुए। एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ। वो एक सीट कौन सी थी? श्री गंगानगर तो जिला है, उस डिस्ट्रिक्ट की एक सीट है करणपुर विधानसभा सीट। इस करणपुर सीट पर चुनाव नहीं हुए। क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि चुनाव से ठीक 10 दिन पहले, 15 नवंबर 2023 को कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, जिनका नाम था गुरमीत सिंह कुन्नर, और गुरमीत सिंह कुन्नर की हो गई थी डेथ। क्या हो गई थी? गुरमीत सिंह कुन्नर की डेथ हो गई थी। कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर की मृत्यु के कारण, ठीक है, 15 नवंबर 2023 को इनकी डेथ हो गई थी। यानी आचार संहिता लगने के बाद में चुनाव से ठीक 10 दिन पहले कांग्रेस के प्रत्याशी थे गुरमीत सिंह कुन्नर, उनकी डेथ हो गई थी। और उनकी डेथ होने के कारण करणपुर विधानसभा सीट का जो चुनाव था उसको स्थगित कर दिया गया और इसका चुनाव बाद में करवाया गया। बाकी सीटों पर चुनाव कब हुए? 25 नवंबर 2023 को। लेकिन करणपुर सीट पर इस दिन चुनाव नहीं हुए, ये चुनाव स्थगित कर दिए गए, डिले कर दिए गए। तो इस सीट पर चुनाव कब हुआ? इस सीट पर चुनाव हुआ है 5 जनवरी 2023 को, 24 को, 5 जनवरी 2024 को चुनाव हुआ। 5 जनवरी 2024 को क्या हुए? यहां पर वापस चुनाव हुआ था, चुनाव हुए। और चुनाव के बाद में जो परिणाम आया, वो परिणाम कब आया? 8 जनवरी 2024 को, यानी 3 दिन बाद में इसका चुनाव का परिणाम आया। और उस चुनाव परिणाम में किस पार्टी का कैंडिडेट जीता? कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट। कौन था? रुपिंदर सिंह कुन्नर। ये जो गुरमीत सिंह कुन्नर है, इस गुरमीत सिंह कुन्नर का जो बेटा था रुपिंदर सिंह कुन्नर इस चुनाव को जीत गया था। ठीक है, हाँ जी। हालांकि भाजपा का जो प्रत्याशी था उसको भाजपा ने पहले से ही मंत्री घोषित कर दिया था, सुरेंद्र पाल टीटी को भाजपा ने पहले ही मंत्री बना रखा था। इसके बावजूद भी सुरेंद्र पाल टीटी चुनाव नहीं जीत पाए और यहाँ से चुनाव कौन जीते? रुपिंदर सिंह कुन्नर चुनाव जीते। कांग्रेस के रुपिंदर सिंह चुनाव जीते। पाँच तारीख को चुनाव हुआ था, 8 तारीख को रिजल्ट आया था, उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर चुनाव जीते। और किसको हराया? भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल। हालांकि ये सब आप करंट में पढ़ोगे, जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे, करंट अफेयर के अंदर ये सब चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। चुनाव हुए 25 नवंबर को और कितनी सीटों पर हुए? 199 सीट पर। किस सीट पर नहीं हुआ? करणपुर सीट पर नहीं हुआ। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? ये श्री गंगानगर में। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी की मृत्यु हो गई। प्रत्याशी का नाम क्या था? गुरमीत सिंह कुन्नर। मृत्यु कब हुई? 15 नवंबर 2023 को। वापस चुनाव कब हुआ? 5 जनवरी 2024 को। ठीक है, और चुनाव का परिणाम कब आया? 8 जनवरी को। और कौन जीता? रुपिंदर सिंह कुन्नर। कौन सी पार्टी का था? किसको हराया? भाजपा के सुरेंद्र पाल। इधर आते हैं अब। इधर चुनाव कब हो रहा है? 25 नवंबर 2023 को, 199 सीटों पर। और इसका परिणाम कब आया? इसका परिणाम आता है 3 दिसंबर 2023 को परिणाम आया। और क्या परिणाम आया? परिणाम क्या आया? परिणाम आया कि कांग्रेस पार्टी को, या सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी? भाजपा को इस चुनाव परिणाम में 115 सीटें मिली। कितनी सीटें मिली? 199 में से 115 सीटें मिली। ठीक है,
सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन आई? भाजपा। और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कौन बनी? कांग्रेस बनी। और कांग्रेस को सीटें कितनी मिली? 69 मिली थी शुरुआत में, और बाद में एक सीट और जीत गई है। तो वर्तमान में इनके पास सीटों की संख्या कितनी है? 70 सीटें। अगर हम 3 तारीख की बात करेंगे तब तो सीटें कितनी है? 69 है। लेकिन वर्तमान की बात करें तो एक सीट इसमें करणपुर की ओर है। वर्तमान में कांग्रेस के पास में विधायकों की संख्या कितनी है? तीसरी से सबसे बड़ी पार्टी बन के आई थी वो थी, उसका शॉर्ट में नाम था बाप। क्या था? भारतीय आदिवासी पार्टी। भारतीय आदिवासी पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी, शॉर्ट में उसको बोलते हैं बीएपी, भारतीय आदिवासी पार्टी। और इस पार्टी ने 3 सीटें जीती। कितनी जीती? 3। इसके बाद में चौथी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? अरे कहाँ? आरएलपी। इससे पहले है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ने सीटें जीती 2। कितनी? इसके बाद में 2 पार्टियां संयुक्त रूप से, एक तो है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, इसने 1 सीट जीती। और एक है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसको बोलते हैं आरएलपी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी ने भी कितनी सीट जीती? अब कितनी बच गई इसमें? यह हो गई 185, 188, 90, 91, 92। अन्य जो निर्दलीय जीते वो कितने जीते? 8 इसमें निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। तो हाँ, तो ये जो है परिणाम जो 3 दिसंबर 2023 को आए, और वर्तमान में जो सीटों की संख्या है पार्टी वाइज वो है भाजपा के पास 115, कांग्रेस 70, भारतीय आदिवासी पार्टी 3, बसपा 2, राष्ट्रीय लोकदल 1, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी 1 और अन्य 8। दो 3 4 लाइनें और है, ये आपके विधानसभा का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कहो तो मैं आज ही लिखवा दूं, या समय होने के बाद में आप में पेशेंस नहीं है फिर, है ना? यह आंकड़ा जैसे ही यहाँ पे आ गया ना 16.00, उसके बाद में तो आपके ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, फिर तो आप नहीं पढ़ पाते हो। अगली क्लास कितने बजे है? 15 मिनट बाद है। तो 15 मिनट में क्या करोगे? चाय पियोगे? अच्छा, तो चाय आपकी छीना मत है, चाय पीनी जरूरी होती है 2 घंटे के बाद में। अभी तक यहाँ तक लिख लिया गया? तब तो मैं 2 मिनट के अंदर 4 लाइन लिखा ही दूंगा। हम लिखेंगे ही नहीं। चलो, ये उतारने के बाद में आगे अपन पढ़ेंगे कल।